हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीसीआई में। आज बच्चों FLT6 का सॉल्यूशन लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं और 20 अप्रैल 2025 को ये टेस्ट हुआ है। फुल सिलेबस टेस्ट था। ठीक है, अगर सिलेबस की बात करें तो एक कंप्लीट सिलेबस इसमें आने वाला है। FLT है और ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको ले आता हूँ सीधे क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम बोलना चाह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भैया ये बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ फॉर n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज PV इक्वल टू nRT वेयर R is the universal gas constant and P, V and T have their usual meanings. What are the dimensions of R? ठीक है, dimensions of R पूछ रहा है। एक आदर्श गैस के n मोलों के लिए अवस्था की समीकरण PV इक्वल टू nRT है, जहां R सार्वत्रिक गैस नियतांक है और बाकी की सामान्य अर्थ है। तो R की भी मैं बताऊं। ठीक है बच्चों, क्या इक्वेशन गिवन है हमें? PV इक्वल टू nRT। आर की डायमेंशन हमसे पूछ रहा है तो आर इक्वल टू लिख सकते हैं कि हम पीवी बाई एन टी। ठीक, यहाँ भी डायमेंशन पुट की जा सकती है, लेकिन पी को लिख सकते हैं हम फोर्स अपॉन एरिया और वॉल्यूम को लिख लेते हैं एरिया इंटू लेंथ अपॉन एन टी। ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा डायमेंशन लिखना इजी हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन हम लिख सकते हैं विमाए एम एल टी टू दी पावर -2। एम ए होता है ना, एम ए, तो ये मास हो गया और ये हो गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ के लिए हम लिख सकते हैं एल, एन के लिए हम लिखते हैं मोल और टी के लिए यहाँ पर ये केल्विन ऐसा कुछ दे रहा है तो इसको अपन केल्विन लिख लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमें डायमेंशंस मिल जाएगी। एम ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक, तो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, चलो समझते हैं, इसको भी करते हैं सॉल्व। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट इज 1। इन दोनों का रिजल्टेंट 1 है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट? ठीक है, 3 इकाई और 4 इकाई के परिमाण के दो सदिशों का परिणामी एक है। ठीक है, इनका 3 और 4 का जो परिणामी है वो एक है ना, 3 और 4 का रिजल्टेंट 1 दिया हुआ है। उनके अदिश गुणनफल का परिमाण क्या होगा? अदिश गुणनफल क्या होता है बच्चों? अदिश गुणनफल है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब हमें थीटा चाहिए। ए और बी की वैल्यूज तो गिवन है, ए और बी की वैल्यूज तो गिवन है 3 एंड 4, हमें चाहिए थीटा। अब थीटा के लिए उसने ए बी और आर की वैल्यू दे रखी है, तो क्या हम ए बी और आर से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या इस फॉर्मूले से हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं? और अगर हम इस थीटा को पुट कर दें तो हमें डॉट प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। आर की वैल्यू है 1, तो ये तो हो गया 1। ए की वैल्यू 3 स्क्वायर कर देंगे 9। बी की वैल्यू 4 स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 प्लस 2ab cos थीटा। ये हो गया आपका 25, इधर ले आओ तो 1 माइनस 25 हो जाएगा -24 डिवाइडेड बाय, इन तीनों को मैं ले आता हूँ नीचे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। 4 इंटू 3 हो गया 12, 12 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स और 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिला कॉस थीटा इक्वल टू -1। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। या तो आप सीधे कॉस थीटा ही पुट कर दो, है ना। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट में इस वैल्यू को पुट करता हूँ, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और कॉस थीटा की वैल्यू -1, तो ये -12 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या हमें कहीं -12 दिया हुआ है? यस, ऑप्शन ए में हमें -12 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोलना चाह रहा है? अ कार स्टार्टिंग रेस्ट, ठीक है, इज एक्सेलरेटेड at constant rate alpha, it attain a speed v, it is then retarded at a constant rate beta until it come to rest। ठीक है, मतलब इसने रेस्ट से ही स्टार्ट लिया है और फाइनली भी रेस्ट में आ गई। एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी इज, ठीक है, विराम से प्रारंभ एक कार अल्फा नियत दर पर त्वरित होती है, जब तक वह वी चाल प्राप्त नहीं करती तब तक नियत दर बी बीटा पर मंदित होती है। जब तक ये विराम पर नहीं है, मतलब विराम से शुरू करके विराम, है ना, विराम से शुरू करके विराम में आ गई है। इसकी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। कार ने रेस्ट से स्टार्ट लिया, विराम से स्टार्ट लिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0,
और रेस्ट पे ही एंड किया, मतलब फाइनल वेलोसिटी पे हो गई इसकी 0। इनिशियली ये अल्फा से एक्सिलरेट हुई और फिर बीटा से रिटार्ड हुई, तो इसको मैं माइनस बीटा लिख देता हूँ। जब ये एक्सिलरेट हो रही थी कार, है ना, त्वरित हो रही थी, तो इसकी स्पीड बढ़ते 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 मैक्सिमम v तक हो गई। तो इस पॉइंट पर मैं इसकी स्पीड को v लिख देता हूँ, और फिर रिटार्डेशन के कारण डिक्रीज होते होते ये 0 हो गई। तो इस पूरी ड्यूरेशन में क्या पूछना चाह रहा है ये, एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय कुल लिया गया समय। ठीक, कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय कुल लिया गया समय। अब ना तो हमें दूरी पता है ना हमें समय पता है, तो एक काम करते हैं, पहले डिस्टेंस पता करते हैं और फिर टाइम पता करते हैं और सारी वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता करने के लिए देखो बच्चों, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है और एक्सिलरेशन भी पता है। तो यहाँ में थर्ड इक्वेशन लगा लेना चाहिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। वी की वैल्यू तो v है, u 0 है, 2 a की वैल्यू अल्फा है और डिस्टेंस को हम s1 बोल देते हैं। तो S1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी वी स्क्वायर बाय 2 अल्फा। ठीक है, S1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें वी स्क्वायर बाय 2 अल्फा। अब यहां से यहां तक के डिस्टेंस अगर पता करना है तो फिर थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। फाइनल स्पीड इस बार 0 है, इनिशियल इस ड्यूरेशन में यहां से यहां तक के लिए इनिशियल v है इक्वल टू 2। इस बार एक्सेलरेशन नहीं, इस बार मंदन है, इस बार रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन कितना है, माइनस बीटा और डिस्टेंस को बोल देते हैं s2। ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें s2 की वैल्यू मिल जाएगी वी स्क्वायर बाय 2 बीटा। तो इनिशियल डिस्टेंस मिल गई वी स्क्वायर बाय 2 अल्फा और फाइनल डिस्टेंस मिल गई वी स्क्वायर बाय 2 बीटा। चलो इन दोनों को तो मैं यहां पुट कर देता हूं, तो वी एवरेज में वी स्क्वायर बाय 2 अल्फा प्लस वी स्क्वायर बाय 2 बीटा, इतनी तो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ठीक, वी स्क्वायर बाय 2 अल्फा वी स्क्वायर बाय 2 बीटा। अब ये वाला टाइम चाहिए, तो इस टाइम के कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा लें आप, v इक्वल टू यू प्लस एटी। फाइनल स्पीड v, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू अल्फा और टाइम को बोल देते हैं t1। तो t1 मिल गया हमें v बाय अल्फा। ठीक, तो टाइम की वैल्यू हमें मिल गई v बाय अल्फा प्लस ये वाला टाइम अगर हम यहां से यहां तक कैलकुलेट करें तो इसमें भी लगा लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज करें तो हौच पौच नहीं दिखेगा। v इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल स्पीड हो गई 0, इनिशियल u, रिटार्डेशन सॉरी इनिशियल v, इनिशियल इस पॉइंट पर v है, रिटार्डेशन बीटा और टाइम को t2 बोल दो, तो t2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको v बाय बीटा। ठीक, तो v बाय बीटा हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमें दोनों टाइम भी मिल चुके हैं। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, वी स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, 2 अल्फा बीटा आ गया एलसीएम। ठीक, तो यहाँ पे मिल जाएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी v कॉमन, अल्फा बीटा एलसीएम, यहाँ भी मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, एक v कैंसिल कर देते हैं, यहाँ बचेगा v अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा बीटा। इस टर्म को मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं ऊपर ले जाके, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा वाली टर्म तो ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, है ना, अल्फा प्लस बीटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये अल्फा बीटा भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा बीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा v बाय 2। ठीक, इसे सॉल्व करने पर मिलेगा v बाय 2। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है v बाय 2? यस, v बाय 2 गिवन है, तो इसकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी, वो हो जाएगी बच्चों v बाय 2। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इजी चल रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट इज गिवन बाय रूट एक्स इक्वल टू 2t प्लस 3, 2t प्लस 3। ठीक है, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, दिस शोज दैट द बॉडी इज। ठीक है, ये बोल रहा है कि बॉडी रेस्ट में है, एक्सेलरेट हो रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन में, ये बताना है। तो हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके सारी चीजें पता चल सकती है। हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निर्देश बिंदु से एक वस्तु का विस्थापन इस इक्वेशन द्वारा दिया जाता है, जहां x मीटर में और t सेकंड में
दिखाता है कि वस्तु त्वरित हो रही है, विराम में है ना, मंदन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, समरूप गति में है, ठीक। यहाँ थोड़ा करेक्शन है, मंदन कर लेना। तो ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ हो जाएगा आपका x और यहाँ हो जाएगा आपका 2t प्लस 3 स्क्वायर, है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब क्योंकि हमें x मिल चुका है तो हम वेलोसिटी पता कर लेते हैं। वेलोसिटी होती है बच्चों dx बाई dt, ठीक। तो v इक्वल टू, अगर मैं इसका dx बाई dt करूं तो पहले पावर डिफरेंशिएट हो जाएगी, तो हो जाएगा 2t प्लस 3 टू दी पावर 2 माइनस 1, ठीक। फिर ब्रैकेट में 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो वेलोसिटी में मिल जाएगी 6 2t प्लस 3, 2 माइनस 1 बचेगा 1, ये तो हो गई वेलोसिटी, है ना। इसका मतलब जो एट रेस्ट है ये तो गलत हो गया, क्योंकि वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी यहाँ पर है ना। अब एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी बच्चों dv बाई dt, तो एक्सेलरेशन इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो 6 तो बाहर है, 2t प्लस 3, तो ये हमें मिलेगा 2t प्लस 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, और 2t का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा 12, और किसी की पावर 0 मतलब 1, तो एक्सेलरेशन मिल रहा है, मतलब बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक। क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ तो है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये बोल रहा है a is a vector which when added to resultant of this and this yield unit vector along y axis। अच्छा, ये बोल रहा है कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसमें क्या ऐड करें कि हमें यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस मिल जाए, ठीक। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक सदिश है जो जब सदिशों इसमें और इसमें के परिणामी से जोड़ा, परिणामी मतलब इन दोनों को ऐड करना है, तो हमें y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश मिलता है। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, 2i माइनस 3j प्लस 4k, और इसके साथ ऐड करना है हमें i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3i कैप, 5 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 2j कैप, और 4 प्लस 2 हो जाएगा 6k कैप। ये बोल रहा है इसमें क्या ऐड करें, तो अपन इसमें a ऐड कर देते हैं, a की वैल्यू पूछ रहा है, जिससे हमें क्या मिल जाए, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, है ना, अलोंग द y एक्सिस यूनिट वेक्टर चाहिए इसको, मतलब j कैप चाहिए। तो a वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी, j कैप है, 3i उधर जाएगा तो माइनस 3i, माइनस 2j प्लस j से हमें मिलेगा माइनस j, और ये इधर जाके मिलेगा माइनस 6k। तो इसका मतलब माइनस 3i माइनस j माइनस 6k, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन इजी चल रहा है, सबने सही सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। 6 बोल रहा है, कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व रोड ऑफ रेडियस r if the coefficient of friction between the tire and the road is mu, the car will skid if its speed exceed, ठीक है। कार r त्रिज्या की वक्री सड़क को पार कर रही है, यदि टायर और सड़क के बीच घर्षण गुणांक म्यू है तब कार फिसलेगी यदि इसकी चाल निम्न से बढ़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक कंसेप्ट समझ लेते हैं बच्चों। जब भी सर्कुलर पाथ को कार क्रॉस करती है, तो कार जब भी इस तरह से ये ट्रेवल करते हुए पार करती है, तो कार बाहर की तरफ हमेशा फिसलना चाहती है, और फ्रिक्शन नहीं चाहता कि कार फिसले। तो कार फिसलना चाहती है बाहर, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा अंदर। इसका मतलब यही वो फोर्स होगा जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा होगा, और जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा वही सेंट्रीपिटल भी देगा। तो द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, ठीक। तो फ्रिक्शन की वैल्यू जितना सेंट्रीपिटल चाहिए, अगर उससे ज्यादा है या कम से कम बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फ्रिक्शन कम पड़ गया तो कार फिसल जाएगी, ठीक। फ्रिक्शन ज्यादा है तो नहीं फिसलेगी, बराबर है तो भी नहीं फिसलेगी, कम नहीं पड़ना चाहिए। सेंट्रीपिटल को हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर, लेस देन आर इक्वल टू फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू आर, और आर को लिखेंगे एम जी, क्योंकि कार स्ट्रेट रोड पर है, एम कैंसिल कर देते हैं, तो वी स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू आर जी, एंड वी इज मैक्सिमम इक्वल टू म्यू आर जी, या तो इससे कम हो या कम से कम इसके बराबर हो। तो अगर हमें कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है अंडर रूट म्यू आर जी, तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा जो हमें ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। फिगर शोज नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू 2 वोल्ट बैटरी
ठीक है, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज नेग्लिजिबल करंट आई इन द सर्किट इज, ठीक है, सर्किट में करंट पूछ रहा है। 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य तो परिपथ में धारा है। मतलब ये करंट हमसे पूछा गया है कि ये करंट कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है, बैलेंस है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो 8 इंटू 2 करते हैं तो 16 आता है, 4 इंटू 4 करते हैं तो भी 16 आता है। और जब भी डायगोनल के अपोजिट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम आ जाता है, मतलब P बाई क्यू इक्वल टू R बाय सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम बोलते हैं ब्रिज बैलेंस्ड है। और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो आप इसको खा सकते हो, खा सकते हो मतलब हटा सकते हो। ठीक, खा जाओ। जब हम इसको खा जाएंगे तो हमें मिलेंगे ये दोनों सीरीज में, तो ये इन दोनों का जो सीरीज होगा 4 प्लस 2 का, ये 6 ओम हो जाएगा बच्चों। और 4 प्लस 8 का जो सीरीज होगा ये 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम पैरेलल देखें तो पैरेलल हो जाएगा इनका 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12, है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि पैरेलल में होता है रेसिप्रोकल का सम 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 करना चाहिए। एलसीएम ले लो R1 R2, न्यूमरेटर में R1 प्लस R2, और क्योंकि वो 1 बाय R की वैल्यू थी तो उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, तो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 18, 6 से कैंसिल करते हैं 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल करते हैं 4 टाइम्स, तो 4 ओम आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 4। नाउ ओम दादा बता गए थे भैया V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाय आर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ 2 वोल्ट गिवन है और टोटल रेजिस्टेंस हमने 4 कैलकुलेट किया है, जिसका आंसर हो जाएगा हाफ। हाफ, ठीक है, हाफ मतलब 0.5, तो 0.5 एम्पियर मुझे यहाँ दिखाई दिया इसलिए मैंने उसे डिवाइड लगा दिया। ठीक, तो 0.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r about an axis through its center is 2 by 5 m r square। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द सरफेस। ठीक, देखो हिंदी में क्या बोल रहा है बच्चों, ये कि एक ठोस गोले का जो जड़त्व आघूर्ण है वो इस एक्सिस के अबाउट 2 by 5 m r स्क्वायर है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। ठीक, ये रेडियस आर है, तो क्या हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, समांतर अक्षों का प्रमेय, I इक्वल टू ICM प्लस MA स्क्वायर। ठीक, तो ICM जो है वो तो हमें गिवन है 2 बाय 5 MR स्क्वायर प्लस मास M, और दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R, तो A की वैल्यू हो गई R, तो 5 प्लस 2 तो ये आ जाएगा आपका 7 बाय 5 MR स्क्वायर। डी में मुझे 7 बाय 5 MR स्क्वायर दिख रहा है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है द प्रोजेक्टाइल्स टाइम ऑफ फ्लाइट t is related to the horizontal range by the equation gt square equal to 2r। the angle of projection in degrees। ठीक, एक प्रक्षेप्य का उड्डयन काल t समीकरण gt square equal to 2r द्वारा क्षैतिज परास से संबंधित है, तो डिग्री में प्रक्षेपण का कोण है। ठीक है, मतलब थीटा पूछ रहा है ये। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर हमसे पूछा गया, करते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सॉल्व कर लेते हैं, सारे फॉर्मूलाज पुट करते हैं जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों 2u sin थीटा बाय जी, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा 2। r की वैल्यू होती है बच्चों u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और साइन 2 थीटा को मैं लिख रहा हूं 2u sin थीटा u cos थीटा बाय जी। ठीक, साइन 2 थीटा को मैंने लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा, और u स्क्वायर को u इंटू यू लिख दिया। तो एक u sin थीटा तो यहाँ पर है और एक u sin थीटा यहाँ पर है, एक u sin थीटा और 2 है ना, एक u sin थीटा और 2 तो इससे कैंसिल हो गया, है ना, एक g भी कैंसिल हो गया, तो ये स्क्वायर कैंसिल कर देता हूं मैं, है ना, 2u sin थीटा बाय g की एक वैल्यू में कैंसिल कर चुका हूँ। ठीक, ये 2 भी कैंसिल हो चुका है। अब बचा एक g, तो एक g इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा u sin थीटा और यहाँ बचेगा u cos थीटा, तो एक u भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, u भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और अब बचा है 2, है ना, तो एक 2 भी इससे कैंसिल कर देते हैं, और क्या बचा है बच्चों, कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब हमें मिला टेन थीटा इक्वल टू 1, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 45 डिग्री। सही है, 45 डिग्री विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, क्या बोल रहा है 10, देखो समझते हैं। The acceleration due to gravity g on earth is 9.8। acceleration due to gravity on earth है भैया 9.8।
what would be the value of G for planet whose size is the same as that of Earth but the density is twice that of the Earth. ठीक है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, ऐसा बोल रहा है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। गुरुत्व जी के कारण पृथ्वी पर त्वरण इतना है, पृथ्वी पर जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ग्रह के लिए जी का मान क्या होगा जिसका आकार पृथ्वी के समान है? आकार तो पृथ्वी के समान है लेकिन घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 2 गुना है। ठीक है, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, ये होता है जी इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो, है ना। जी का फॉर्मूला पढ़ा है हमने डेंसिटी के टर्म में। अगर मैं इसको अर्थ के लिए लिखूं तो रेडियस तो सेम है, डेंसिटी ऑफ अर्थ लिख देते हैं। और अगर इसी फॉर्मूले को प्लैनेट के लिए लिखें तो 4/3 पाई जी दोनों का सेम है, रेडियस सेम है, प्लैनेट की रेडियस को जी रो पी लिख देते हैं। डिवाइड लगाएंगे तो ये सारी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर आएगा डेंसिटी ऑफ अर्थ और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, है ना। जो प्लैनेट का घनत्व है वो पृथ्वी के घनत्व का 2 गुना है, तो इस तरह से मिल जाएगा। ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और तो प्लैनेट पर जी की वैल्यू मिलेगी 2 टाइम्स ऑफ 9.8, मतलब ये आ जाएगा आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 का डबल कर देते हैं, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 11, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम डायरेक्टली एस 3t + 4। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है हमें 3t + 4, यहाँ लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3t + 4। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से फोर्स पूछा है। ठीक है, समझते हैं। एक कण की गतिज ऊर्जा सीधा समय के साथ 3t + 4 के रूप में परिवर्तित होती है और कण पर कार्यरत बल की प्रकृति क्या है? मतलब दिया है गतिज ऊर्जा और पूछा है बल। ठीक, गतिज ऊर्जा देकर ये बल पूछ रहा है, तो कैसे जाए भैया गतिज ऊर्जा से बल पे? बल तो F = ma होता है, तो एक्सीलरेशन क्या हम वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं? और क्या वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये होगा इसका अप्रोच। काइनेटिक एनर्जी से हम बनाएंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी से बनाएंगे एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन से बनाएंगे फोर्स। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ क्या, हाफ mv² इक्वल टू 3t + 4। ठीक, तो v² इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2 3t + 4/m। ठीक, अब क्योंकि 2 और m तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ कांस्टेंट k 3t + 4। ये हमें मिल गई वेलोसिटी की वैल्यू, तो v इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट k 3t + 4। ठीक है, v इक्वल टू मिल जाएगा हमें अंडर रूट k 3t + 4। ठीक है भैया, ये तो मिल गया वेलोसिटी। अब इससे बनाते हैं एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन होता है हमारा dv/dt। तो d/dt वेलोसिटी की वैल्यू रख देते हैं हम k 3t + 4 टू द पावर 1/2। ठीक, तो एक काम करते हैं, रूट के को तो बाहर ही कर देते हैं, इसका तो कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं, रूट के बाहर आ गया। 3t + 4 टाइम का फंक्शन है ना, समय का फंक्शन है, फलन है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन होगा। पावर आ गई आगे, और पावर में से हो गया एक माइनस, तो हाफ -1। फिर ब्रैकेट में चले जाओ तो 3t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 और 4 का हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमें जो एक्सीलरेशन मिलेगा वो मिलेगा 3√k/2 1/2 -1 हो जाएगा -1/2। -1/2 को डिनोमिनेटर में ला रहा हूं तो ये हो जाएगा 3t + 4 टू द पावर 1/2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल गई ये। अब अगर मैं इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फोर्स बन जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी ma, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं 3√k/2 1/√3t + 4। 1/2 को लिख सकते हैं 3t + 4। ठीक है, रूट के से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और यहाँ एक रूट के ले आते हैं, तो ये जो टर्म है ये आपकी वेलोसिटी से मैच कर जाएगी। रूट के से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ जैसी रूट के आएगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। तो इसका मतलब बाकी सारी टर्म्स तो कांस्टेंट ही दिखाई दे रही है, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये फोर्स का रिलेशन जाएगा वेलोसिटी के साथ। तो ये बोल रहा है इट इज कांस्टेंट, इट वेरीज इनवर्सली एज द वेलोसिटी, ये सही बोल रहा है।
या वेग के जैसे व्युत्क्रम रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। अ पीस ऑफ आइस विच with a stone frozen inside it floating in water containing in beaker, when the ice melts the level of water in the beaker will। ठीक, एक बर्फ का टुकड़ा जिसमें एक पत्थर इसके अंदर जमा है, बीकर में रखे पानी में तैर रहा है, बहुत बढ़िया तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब बीकर में पानी का स्तर। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया बीकर है आपके पास जिसमें पानी है, पानी तो ब्लू होगा, ये लो भैया ब्लू है पानी, पानी है ना, और इसमें क्या तैर रहा है आपका बर्फ का टुकड़ा, तो ये आपका बर्फ का टुकड़ा हो गया है ना, इसको हम बर्फ का टुकड़ा मान लेते हैं, ये तैर रहा है विथ अ स्टोन फ्रोजन इनसाइड इट, है ना, विथ अ स्टोन, इसके अंदर एक पत्थर भी है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो टुकड़ा तैर रहा है इसके अंदर एक पत्थर भी है, ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है, येलो ले लेता हूं मैं, इसके अंदर ये एक पत्थर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि पत्थर जो है उसे तो पानी में डूब जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो बर्फ के अंदर है और वो बड़े एरिया के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने वेट के बराबर वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए फ्लोट हो रहा है। पत्थर को तो पानी में डूब जाना चाहिए था, लेकिन वो बर्फ के कारण नहीं डूब पा रहा है। और अगर ये पत्थर बैलेंस है, अगर ये पत्थर नहीं डूब रहा है, ये बैलेंस है, इसका मतलब इसके वेट के बराबर ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और अगर पत्थर के वेट के बराबर पानी हटाओगे तो वो बहुत ज्यादा पानी होगा, लेकिन जैसे ही बर्फ मेल्ट होगी तो ये पत्थर डूब जाएगा, और जब ये पत्थर डूबेगा तो ये अपने वेट के बराबर नहीं, ये अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगा। जब तक ये फ्लोट कर रहा है ना, इस लाइन को ध्यान से सुनो, आंसर समझ जाओगे। जब तक ये फ्लोट कर रहा है तब तक ये अपने वेट के बराबर पानी हटा रहा है, और जब ये डूबेगा तब ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी हटाएगा। तो पत्थर अगर 2 किलो का है तो अभी ये 2 किलो पानी हटा रहा है, लेकिन पत्थर का जो वॉल्यूम है वो 100 ग्राम पानी का है, तो डूबने पर ये 100 ग्राम पानी हटाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके डूबने पर जो एक्स्ट्रा पानी हटा हुआ था वो फिर से नीचे आ जाएगा, मतलब लेवल फॉल कर जाएगा। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक, इसको समझने के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखो कि जब तक पत्थर तैर रहा है अपने वेट के बराबर वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, और जब डूबेगा तो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगा, जो इसके वेट वाले वॉल्यूम से कम होगा, इसलिए वाटर लेवल फॉल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ये क्या बोलना चाह रहा है, a thin uniform circular disk of mass capital M and radius capital R is rotating with the angular velocity omega in a horizontal plane about an axis passing through its center, ठीक है, and perpendicular to its plane। एक डिस्क है, इसके सेंटर से एक एक्सिस जा रहा है जिसका मास m है और रेडियस r है, और ये ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, another disk of same dimensions, dimension same, रेडियस बिल्कुल सेम है, लेकिन मास m/4 placed gently on the first disk coaxially, बिल्कुल ऐसे कैसे रख दिया, the angular velocity of the system now will be। ठीक, ठीक है, इसके ऊपर एक और डिस्क रख दी तो अब नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये पूछना चाह रहा है ना। हिंदी में भी इसको एक बार समझ लेते हैं। m द्रव्यमान और r त्रिज्या की एक पतली समरूपवृत्तीय चकती इसके तल के लंबवत और इसके केंद्र से गुजर रहे एक अक्ष के परितः क्षैतिज तल में ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। समान परिमाप मतलब समान त्रिज्या, लेकिन m/4 द्रव्यमान की दूसरी चकती पहली चकती के समअक्षीय रूप से रखी जाती है, तो निकाय का कोणीय वेग क्या होगा। इसका अप्रोच क्या होना चाहिए बच्चों, क्या अप्रोच होना चाहिए, हम इसको किस तरह सॉल्व करें कि पहले तो ये घूम रहा था, बाद में इसके ऊपर एक डिस्क और रख दी। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम इसे सॉल्व करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। ठीक, मतलब इस पूरी सिचुएशन में अगर कुछ कांस्टेंट रहने वाला था या कंजर्व्ड रहने वाला था तो वो था एंगुलर मोमेंटम। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है, कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाया गया है, इसलिए इसका मतलब इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं हम एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। अब एंगुलर मोमेंटम को हम बोल सकते हैं आई ओमेगा, तो इनिशियल को बोल देते हैं आई वन ओमेगा वन और फाइनल को बोल देते हैं आई टू ओमेगा टू। ठीक, तो इनिशियल पहले एक ही डिस्क थी तो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, इनिशियल स्पीड थी ओमेगा, बाद में इसका मास बढ़ चुका है लेकिन रेडियस तो वही है, तो अब मास क्या हो चुका है बच्चों m, और एक m/4 और रख दिया लेकिन रेडियस सेम है, तो अब ये इसका नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। क्योंकि आई की वैल्यू बदली इसलिए ओमेगा भी बदलेगा, तो ओमेगा 2 की वैल्यू हमें चाहिए।
है ना, इस हाफ को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ में मिला एम आर स्क्वायर ओमेगा एम प्लस एम बाय 4, मतलब ये हो जाएगा आपका 5m बाय 4 आर स्क्वायर ओमेगा 2। अब ये m बाय 4 सॉरी 4 कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 कैंसिल नहीं हो रहा है, m से m कैंसिल कर देते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो ओमेगा 2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 ओमेगा बाय 5। ठीक है, 4 ओमेगा बाय 5, 4 ओमेगा बाय 5 हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है 4 ओमेगा बाय 5। ठीक, तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझते जाओ बच्चों, इसका जो कंसेप्ट था वो क्या था? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिससे सॉल्व हुआ। तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन सेंटीमीटर ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी इन सेकंड एस। ठीक है, एक एसएचएम की इक्वेशन गिवन है हमें, है ना, इस तरह से इक्वेशन गिवन है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेल, अच्छा मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो क्या होता है बच्चों, ए ओमेगा स्क्वायर होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन एसएचएम में। ठीक, समय टी के सेकंड में के साथ परिवर्तन 2 लीटर कण का विस्थापन दिया गया है, कण का अधिकतम त्वरण क्या होगा? तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो ये होगा भैया आपका ए ओमेगा स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड तो यहाँ से हमें 2 दिखाई दे रहा है, तो ये 2 रख देते हैं, और टी का जो कोफिशिएंट होता है क्या वही ओमेगा होता है, ओमेगा टी हम लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ये ओमेगा हमें दिखाई दे रहा है 0.5 पाई, तो यहाँ पे रख दो आप 0.5 इंटू 0.5 इंटू पाई, पाई स्क्वायर। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट हटा के हम इसको लिख देते हैं 100, 2 से कैंसिल कर देते हैं 20, ये हो गया 10 और ये हो गया 2, तो पाई स्क्वायर बाय 2 विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है हमें टू आइडेंटिकल वेव्स ईच ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 हर्ट्ज, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब भी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में वेव्स ट्रेवल करती है तो ये स्टैंडिंग वेव जनरेट करती है ना। मीडियम विद स्पीड, स्पीड गिवन है, v की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स, ठीक है, दो एडजेसेंट नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? दो एडजेसेंट नोड्स के बीच की डिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है लैम्डा बाय 2। दो एडजेसेंट नोड्स एक दूसरे से लैम्डा बाय 2 की डिस्टेंस पर, ये पूछ रहा है हमसे। प्रत्येक 10 हर्ट्ज आवृत्ति की दो समरूप तरंगें 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से एक माध्यम में विपरीत दिशा में चल रही है। निकटवर्ती निस्पंद के बीच की दूरी, है ना, नोड्स के दो निकटवर्ती नोड्स के बीच की डिस्टेंस। तो देखो v दिया है, न्यू दिया है, लैम्डा अगर मिल जाए तो नोड्स के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और 1/t को लिख सकते हैं न्यू, और वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 20, लैम्डा हमें चाहिए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 10, तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई 2, तो ये हो गया 2/2, लैम्डा बाय 2 चाहिए हमें, हाँ लैम्डा बाय 2 चाहिए, ये हो गया 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 4 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट कॉर्नर्स ऑफ एबीसीडी ऑफ अ स्क्वायर। ओके, शेप का नाम यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर, इसका मतलब एक स्क्वायर है एबीसीडी, इस तरह से एबीसीडी ऑफ साइड ए, तो ए तो हो गई साइड्स। ठीक है, कुछ याद तो तुम्हें आ गया होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ माइनस क्यू। ठीक है, इस तरह से 4 चार्जेस रखे हुए हैं एट कॉर्नर्स ऑफ एबीसीडी। ठीक, जैसा डायग्राम ने बोला, अभी तक क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, तो सेंटर में पोटेंशियल पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर पोटेंशियल पूछ रहा है, इसका मतलब स्क्वायर का डायगोनल होगा a√2, a√2 का हाफ करेंगे तो a√2/2, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी बच्चों, ये वाली जो दूरी होगी, ये होगी आपकी a√2/2, मतलब a/√2। ठीक, a/√2। चलो अब हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4 बिंदु आवेश प्लस क्यू ए भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे हुए हैं, वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव है।
तो इस वर्ग के केंद्र में विद्युत विभव बताना है। तो देखो हर पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमें लिखना आता है, चारों से पोटेंशियल लिखो, और क्योंकि विभव पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो चारों के पोटेंशियल को ऐड कर दो, चारों का अलग अलग पोटेंशियल लिखना है, फिर चारों के पोटेंशियल को ऐड करना है, इस तरह से आपको नेट पोटेंशियल सेंटर पे मिल जाएगा। ठीक, तो चलो लिखते हैं। तो फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल अभी मैं इसको लिखता हूं के क्यू बाय ए बाय रूट टू, के क्यू बाय ए बाय रूट टू। ठीक, इसका भी पोटेंशियल होगा के क्यू बाय ए बाय रूट टू, माइनस क्यू से पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के क्यू बाय ए बाय रूट टू, और इस नेगेटिव का भी होगा माइनस के क्यू बाय ए बाय रूट टू। इससे ये वाली टर्म और इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल आ जाएगा आपका जीरो। दो पॉजिटिव दो नेगेटिव इक्वल डिस्टेंस, पोटेंशियल जीरो। डायरेक्ट भी बताया जा सकता था, लेकिन मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं और करते हैं इसको भी सॉल्व। 2 point charges minus q and plus q are located at points 0, 0, minus a and 0, 0, a respectively. What is the electric potential at point 0, 0, z? मतलब देखो सारे x y कोऑर्डिनेट 0, सिर्फ z एक्सिस पे बात हो रही है, तो मैं z एक्सिस को यहाँ बना लेता हूँ, ये z एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया 0। दो पॉइंट चार्जेस है, एक माइनस a पर है और एक a पर है। ठीक, तो जो माइनस a पर है उसको माइनस q बोला गया है ना, ये माइनस a डिस्टेंस पर है, और एक a डिस्टेंस पर है उसे q बोला गया। तो ऐसे दो पॉइंट चार्जेस है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0, 0, z? तो z मतलब z एक्सिस पर यहाँ कहीं अपन एक पॉइंट z ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हो गई z। ठीक है, इस डिस्टेंस पर है, ये वाली डिस्टेंस है आपकी a और ये वाली डिस्टेंस है माइनस है। ठीक, माइनस है इस तरफ है इसलिए उसको माइनस बोल रहे हैं, लेकिन इस डिस्टेंस की वैल्यू तो a है। तो इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए, तो उसकी प्लस क्यू और माइनस क्यू से डिस्टेंस लिखना पड़ेगी। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू से डिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है, चलो डिस्टेंस लिखते हैं। तो प्लस क्यू से ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी z माइनस ए, है ना। और अगर इस माइनस क्यू से डिस्टेंस लिखे पॉइंट पी की, ये वाली, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी z प्लस ए। दोनों से डिस्टेंस मिल गई, दोनों से पोटेंशियल चाहिए, तो नेट पोटेंशियल होगा इन दोनों का सम। तो पहला हो जाएगा के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, क्यू से आर, जो आर है वो है z माइनस है ना, प्लस माइनस क्यू से होगा माइनस के क्यू बाय आर, और वो आर की वैल्यू है z प्लस, ये पोटेंशियल हो जाएगा, है ना, ये विद्युत विभव हो जाएगा। तो के क्यू ले लेता हूं मैं कॉमन, हमें मिलेगा 1 बाय जेड माइनस है माइनस 1 बाय जेड प्लस है। ठीक, तो आपको मिलेगा के क्यू, जेड प्लस है, जेड माइनस हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका z प्लस ए माइनस जेड माइनस माइनस प्लस ए, तो माइनस जी प्लस जी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 है, तो ये हमको मिलेगा 2 के क्यू ए, 2 के क्यू ए बाय जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 के क्यू ए, है ना, और के की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गई, 2 के क्यू ए जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर आप के की वैल्यू पुट कर देते हो तो हो जाएगा 2 क्यू ए बाय के की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल जाएगा। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? द करंट आई इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज, चित्रानुसार परिपथ में धारा है। ठीक, करंट बताना है, सिंपल सा सर्किट गिवन है, इसको मैं पॉइंट ए और इसको बी बोल देता हूँ, तो ये तो ए और बी, और ये ए और बी के बीच में सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, ऐड होते हैं, तो 30 प्लस 30 हो गया आपका 60, 60 और 30 हो जाएंगे पैरेलल में, पैरेलल में हो जाएगा 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो करंट पूछा है, करंट होगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा आपका 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर। ठीक, इसने 1/10 ही दिया हुआ है, तो 1/10 एम्पियर विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है द अच्छा, एक सर्किट गिवन है और सीधे ऑप्शन दिए हुए, चित्रानुसार परिपथ में क्या हो सकता है।
current through NP is 0.5 ampere, the value of R1 is 30, the value of R is 14, the potential difference across R is 49. ठीक, तो अलग अलग ऑप्शन है, चेक करते हैं। एक काम करते हैं, इन सभी पॉइंट के पोटेंशियल को मैं 0 ले लेता हूँ, नेगेटिव है, और इसको ले लेता हूँ मैं 69। ठीक, बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज को मैं लिखा 0 0, ये 69, तो ये भी आपका 69 हो गया, ये 0 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है वो हमें चाहिए। ठीक, इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं V बोल देता हूँ, ये V है तो ये भी V हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट है। अब देखो इस ब्रांच में हमें करंट गिवन है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो V इक्वल टू होता है IR, तो V इक्वल टू I है 1 और R है 20, तो V की वैल्यू मिल गई हमें 20, तो ये वाला V तो हमें मिल चुका है 20। ठीक, अब अगर ये 20 मिल चुका है तो द वैल्यू ऑफ R, द वैल्यू ऑफ R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं R1 की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे मैं भी लगाता हूँ V इक्वल टू आई आर, तो ये है 20 और ये 0, तो 20 माइनस 0 हो गया 20, करंट गिवन है 0.5 इंटू आर, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देते हैं, तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 40, R1 है ये, तो इस R1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 ओम, लेकिन ये R1 की वैल्यू कितनी बोल रहा है 30 ओम, ये तो गलत हो गया। द करंट थ्रू NP, NP क्या है भैया, ये रहा NP, NP में करंट बोल रहा है 0.5, तो करंट चेक कर लेते हैं, करंट होगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ हम वोल्टेज पता कर चुके हैं कि 20 है और ये 0 है, तो 20 माइनस 0 हो जाएगा 20, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10, तो ये करंट आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। तो NP में जो करंट है वो 2 एम्पियर है और ये तो 0.5 बोल रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। द वैल्यू ऑफ R, इस R की वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें करंट मिल चुका है 0.5, ठीक, 0.5 का करंट मिल चुका है। ठीक है, और NP में हम करंट कैलकुलेट कर चुके हैं 2 एम्पियर, 2 एम्पियर यहाँ भी और 1 एम्पियर यहाँ भी, तो 2 प्लस 1 हो गया 3 और 3 प्लस 0.5 हो गया 3.5, मतलब यहाँ से जरूर 3.5 आया होगा, तभी इस जंक्शन पे 3 पार्ट में 3.5 डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है और करंट भी पता है, तो क्या हम रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर लेंगे, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V बाय आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका 69 माइनस 20 डिवाइडेड बाय करंट हो जाएगा 3.5, तो R इक्वल टू 9 माइनस 0, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3.5, ये कैंसिल कर लो बच्चों, 14 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 14 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, द वैल्यू ऑफ R इज 14 ओम विल बी योर करेक्ट आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज 49 और हमारा कितना है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज ऑल्सो 49। ठीक है, मतलब इसके दो आंसर करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसके दो आंसर करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 49 आ रहा है, और 49 पोटेंशियल डिफरेंस है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 14 भी आ रही है। ठीक, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 490 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, हाँ, तो इसके दो आंसर करेक्ट हो रहे हैं। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेक्शन आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे, a wire of length L carrying a current I is bent into a circle. The magnitude of the magnetic field at the center of the circle is, ठीक है, a wire of length L, एक L लेंथ का वायर है, carrying a current I, ठीक है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, is bent into a circle, इसे हमने एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया। The magnitude of magnetic field at the center of the circle is, तो सर्कल के सेंटर पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ठीक, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो इसकी जो रेडियस होगी बच्चों, है ना, इस वायर, ये जो वायर को हमने बेंड करके सर्कल बनाया, इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी सरकमफरेंस होगी 2 पाई आर इक्वल टू एल, क्योंकि एल लेंथ ही इसका 2 पाई आर बन चुका है, तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी एल बाय 2 पाई, ये तो रेडियस हो गई। और सेंटर पर जो इंटेंसिटी होती है वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, और आर की वैल्यू हमें मिली एल बाय 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो फील्ड हमें मिलेगा म्यू नॉट पाई आई बाय एल, तो म्यू नॉट पाई आई बाय एल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो
तो क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, 21 पर आते हैं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलता है, तो ये अपन एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, है ना, और ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक। जब एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलता है तो क्या होता है? जब भी ये परपेंडिकुलर चलेगा बच्चों, जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलने की कोशिश करेगा, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स, फील्ड, और ये होगी इसकी वेलोसिटी। तो फोर्स लगेगा इस पर इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये खुद चार्ज पार्टिकल है। अब ये फोर्स क्या करेगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो मोमेंट, जितनी वेक्टर क्वांटिटीज है वो सब तो बदलने लग जाएगी, वेक्टर सारे बदलने लग जाएंगे, है ना, सदिश तो सारे बदलेंगे, लेकिन अदिश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऑप्शंस देखते हैं। एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ चेंजेस, गलत है, क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं होगी। एनर्जी चेंजेस, गलत है, एनर्जी चेंज नहीं होगी, बट मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज। मोमेंटम चेंजेस, करेक्ट है, बट एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। संवेग बदलता है लेकिन ऊर्जा नहीं बदलती। संवेग क्यों बदलता है? क्योंकि संवेग होता है एम वी वेक्टर, और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, मतलब v बदल रहा है, और v बदल रहा है तो p बदल रहा है, लेकिन v का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम है, और क्योंकि v का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। ठीक, चलो, ऊर्जा और संवेग दोनों नहीं बदलते। फोर्थ लास्ट ऑप्शन भी गलत है, वो भी एक बार चेक कर लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। ठीक है भैया, 22 इन द फिगर द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफेरेड। सब 3 के कैपेसिटर दिए हुए हैं हमें, ठीक है भैया। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में तुल्य धारिता क्या होगी, इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होगी? तो भैया ये पॉइंट बी है तो ये भी बी हो गया, और ये बीच में कुछ नहीं है तो ये भी बी हो गया, और यहाँ बीच में कैपेसिटर आ गया तो उसको सी बोल दो। तो पहले अपने पास ए है, फिर सी है, और फिर बी है। ये वाला कैपेसिटर देखो कहाँ है, ये तो ए और सी के बीच में लगा हुआ है, ये गया। ये वाला ए और बी के बीच में लगा हुआ है, तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा देता हूँ, और सी और बी के बीच में ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो सी और बी के बीच में दो लगे हैं पैरेलल में, इस तरह से दोनों 3 है, ये भी 3 और ये 3। हमें ए और बी के बीच में तुल्य धारिता चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए, तो 3 और 3 का पैरेलल, है ना, कैपेसिटर में पैरेलल में ऐड होता है, तो 3 और 3 से बन गया 6। 6 और 3 का सीरीज होगा आपका 6 इंटू 3/6 प्लस 3, है ना, और ये आ जाएगा 2। अब ये हो गया 3, और ये पूरा हमारा बन चुका है 2। 3 और 2 का पैरेलल, तो 3 + 2 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। इसका सही आंसर होगा डी। ठीक, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शो इन द फिगर इज, ठीक है, इसमें भी इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछी हुई है। इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो ये भी आपका बी, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी, और ये बी और बी के बीच में लगा है तो ये तो बाहर ही हो गया। अगर ये बाहर हो जाता है तो सी और सी का पैरेलल 2c, सी और सी का पैरेलल 2c, पैरेलल में ऐड होता है, तो करेक्ट आंसर विल बी 2c। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। विच ऑफ टू स्विचेस S1 एंड S2 शोन इन द फिगर विल प्रोड्यूस शॉर्ट सर्किट, ठीक है, कौन सा स्विच शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस करेगा? चित्रानुसार कौन से दो स्विच S1 और S2 लघु परिपथ को उत्पन्न करेगा? लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब का ये होता है कि जहां पर करंट को छोटा रास्ता दिखाई देता है, वो मैक्सिमम करंट वहीं से पास हो जाता है, उसे हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, जिससे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट खत्म हो जाता है, और सारा का सारा करंट जो है वो सबसे इजीएस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ को चूज करके इजीएस्ट रास्ते से निकल जाता है, इसी को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो अगर हम S1 को क्लोज करते हैं तो करंट को इस रेजिस्टर से गुजरना पड़ेगा, तो ये कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। लेकिन अगर S2 को क्लोज करते हैं तो करंट को यहाँ पे दो रास्ते दिखाई देंगे, एक रेजिस्टेंस वाला और एक जीरो रेजिस्टेंस वाला, तो सारा के सारा करंट यहीं से फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब S2 को क्लोज करने पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो अगर आपने स्विच S2 को क्लोज कर दिया तो ये सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये बोल रहा है रिलेशन बिटवीन E एंड V। इजी रिलेशन E इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dr, E और V के बीच में संबंध है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, इसमें तो मजा आ गया होगा तुम्हें, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास m, मास 0.1 kg इज हेल्ड अगेंस्ट वॉल। दीवार
ये ब्लॉक 0.1 kg इसका मास, held against a wall applying a horizontal force of 5 न्यूटन। यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया on the block. If the coefficient of friction between the block and the wall is 0.5, इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक दीवार के सामने रखा गया है जिस पर 0.5 न्यूटन का एक क्षैतिज बल लगाया जाता है। यदि ब्लॉक तथा दीवार के बीच घर्षण गुणांक 0.5 का है तो ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल का मान होगा। फ्रिक्शन पूछ रहा है, तो 0.1 का जो वेट होगा वो हो जाएगा बच्चों 0.1 जी, 0.1 जी। और क्योंकि नहीं, अगर ये नहीं फिसल रहा है तो इस पे जो फ्रिक्शन होगा वो भी 0.1 जी का ही होगा। पहले हम फ्रिक्शन की रेंज पता कर लेते हैं कि इतना फ्रिक्शन मिल भी सकता है यानी, तो 0.1 जी, जी हो गया आपका 9.8, तो 0.1 इंटू 9.8, तो यहां से हमें मिलेगा 0.98 न्यूटन। तो अब बस हमें ये चेक करना है कि फ्रिक्शन की रेंज कहीं इससे कम तो नहीं है। अगर फ्रिक्शन की रेंज इससे कम हुई तो इतना फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रिक्शन की रेंज इससे ज्यादा हुई तो इतना फ्रिक्शन मिल जाएगा, और इतना फ्रिक्शन मिला तो ये होल्ड हो जाएगा आसानी से। तो फ्रिक्शन की रेंज पता करने की लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला है बच्चों म्यू आर, ठीक, और म्यू कितना गिवन है हमें 0.5, और जो आर है वो यहाँ से जितनी एक्शन उतनी रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन की वैल्यू भी 5 न्यूटन ही आएगी, तो 5 है ना, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाते हैं तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 2.5 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन इतना हो सकता है लेकिन जरूरत इतने की है तो इतना ही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 0.98 न्यूटन। मेरे ख्याल सब लोग समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था ये भी एक, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं बच्चों। ये बोल रहा है इन द अरेंजमेंट एज शोन व्हेन मास ऑफ ब्लॉक ए इज m1 and the mass of block B is m2, time taken by m1 to reach maximum height 3 times the time taken by m2 to reach the maximum height, and the block A is of mass m2 and ठीक है, mass m1, all ropes are and pulley are smooth and massless, ठीक। दर्शाई गई व्यवस्था में जब ब्लॉक ए का द्रव्यमान m1, B का द्रव्यमान m2 है तो m1 को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय m2 को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय का 3 गुना है। तब A का द्रव्यमान m2 और B का द्रव्यमान m1 है। सभी रस्सियां घिरनी हो चिकनी तथा द्रव्यमानहीन है, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसको m1 और इसको m2 लो, है ना, A को m1 और B को m2 लो, और एक और कंडीशन बनाओ, एक और आप कंडीशन बनाओ जिसमें आप इस मास को m2 लो, ठीक है, और इस हैंगिंग मास को m1 लो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि m1 को, ये इस m1 को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, मतलब यहां से यहां तक इसको आने में जो टाइम लग रहा है वो t1। m2 को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, मतलब m2 को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लग रहा है वो t2 है, का 3 गुना है। इसका मतलब क्वेश्चन बोला है जो t1 है वो 3 टाइम्स ऑफ t2 है। इसको यहां से यहां तक आने में जो समय लग रहा है वो 3 टाइम्स है m2 के हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के टाइम का। तो क्या पूछा जा रहा है, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एंड मासेस, ठीक है, एक्सेलरेशन और मासेस का रेशियो पूछा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है ये, तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ये हो जाएगा m2g, ये आ जाएगा t, सिमिलरली ये आ जाएगा t m1g, और ये आएगा m1g साइन थीटा। थीटा गिवन है 30, साइन 30 होता है 1/2, तो ये इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से। अब ये चल रहा होगा a एक्सेलरेशन, इसको a1 बोल देता हूं मैं, a1 एक्सेलरेशन से नीचे और ये a1 एक्सेलरेशन से ऊपर। तो अगर इसकी इक्वेशन लिखी जाए बच्चों यहाँ पर, तो हम लिखेंगे m2g माइनस टी इक्वल टू m2 a1, और अगर इसकी इक्वेशन लिखी जाए तो इसको लिखेंगे t माइनस m1g बाई 2 इक्वल टू m1 a1, ठीक। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो t कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा m2g माइनस m1g बाई 2 इक्वल टू m1 प्लस m2 a1, ठीक। इस तरह से हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो a1 की वैल्यू यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू में ले लेता हूं, m2g माइनस m1g बाई 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। सिमिलरली यहां भी सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका m1g, ये हो जाएगा t, ये t,
और ये हो जाएगा आपका m2g/2 क्योंकि थीटा है 30 डिग्री। तो इक्वेशन बनेगी m1g हैवियर माइनस लाइटर इक्वल टू ma। इसके एक्सेलरेशन को a2 बोल देते हैं, ये a2 से नीचे और ये a2 से ऊपर। इसकी इक्वेशन बनेगी t माइनस m1g/2 इक्वल टू m2a2। सिमिलरली सॉल्व करें तो a2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी m1g माइनस m1g/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हाँ, t माइनस ये m2 है, m2g/2 है, t माइनस m2g/2 इक्वल टू m2 है ना। तो m1g माइनस m2g/2 बाय m1 प्लस m2। ठीक, इस तरह से हमें दो एक्सेलरेशन मिल गया बच्चों। अब a1 को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a1 वाले एक्सेलरेशन को भी यहाँ लिख लेता हूँ मैं, m2g माइनस m1g/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दोनों एक्सेलरेशन मैंने यहाँ लिख लिए क्योंकि अब मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो दोनों एक्सेलरेशन मैंने एक ही जगह लिख लिया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि t1 इज 3 टाइम्स ऑफ t2। t1 जो है वो t2 का 3 टाइम्स है। ठीक, अब t1 है क्या, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करें बच्चों, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से अगर हम कैलकुलेट करें, u तो 0 ही है, डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रेवल करी है, 2 इधर ले आओ, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इक्वल टू t1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टाइम। तो इस t1 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2l बाय a1 इक्वल टू 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2l बाय a2, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन अलग अलग है ना, इसलिए a1 a2 ले लिया। डिस्टेंस तो ये भी l ट्रेवल कर रहा है, वो भी l ट्रेवल कर रहा है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स है ना। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स से हमें मिलेगा 1 बाय a1 इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 बाय a2, तो हमें मिलेगा a2 इक्वल टू 9a1, a2 इक्वल टू 9a1। अब a1 a2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a2 है हमारा, है ना, a2 कितना है बच्चों, m1 माइनस m1g माइनस m2g/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 9 टाइम्स a1 m2g माइनस m1g/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये टर्म तो पूरी कैंसिल हो गई, यहां पर है हमारे पास m1g और 9m1g/2 इधर आके प्लस में 9m1g/2 हो जाएगा, और 9m2g ये टर्म इधर से जाके प्लस m2g/2 हो जाएगी। 2 एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 9 11 m1g/2 इधर मिलेगा। 2 एलसीएम लेंगे तो 18 प्लस 1 19 है ना, 18 प्लस 1 हो जाएगा 19, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19, 19 m2g/2 इधर मिलेगा, g/2 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 बाय m2 हमें मिलेगा 19 बाय 11। इस तरह से m1 m2 का रेशो मिल जाएगा हमें 19 बाय 11। कहीं तो मुझे 19 बाय 11 दिखाई दे रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। 28 बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी इज, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी के परिणामी का परिमाण क्या है। ठीक है, ये ले लेते हैं बच्चों a, ये ले लेते हैं b, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका a प्लस बी। ठीक, b को अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं तो ये होगा माइनस बी, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो होगा आपका a वेक्टर माइनस बी, और इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए हमें। ठीक है, इन दोनों का, तो इसको उठा के इसके टिप पे रख दो, इसके टिप पे रख देंगे तो ये हो जाएगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और रिजल्टेंट अगर यहाँ से देखें, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे खत्म, तो ये होगा पूरा रिजल्टेंट। अब अगर ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम होगी, तो यहाँ से यहाँ तक रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 है। ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2 है। और अगर आप ऐसे डायरेक्टली इसे देखना चाहें a प्लस बी और a माइनस बी, तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2 आ जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 है। ठीक, ऐसा भी कर सकते हो कि एक वेक्टर है आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है आपका
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आपको इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए तो इन दोनों का सम कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो ए प्लस ए, आपका आंसर आएगा 2a वेक्टर। परिमाण चाहिए तो उसका आंसर 2a हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है समझते हैं। When a projectile is at highest point of its trajectory, the direction of its velocity and acceleration. जब एक प्रक्षेप इसके प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर होता है तब इसके वेग तथा त्वरण की दिशा होती है। तो प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट पर होगा तो ये होगी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो हम u cos थीटा बोलते हैं, और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, मतलब दोनों होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे के परस्पर समांतर 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 एक दूसरे के लंबवत, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, सर्कुलर सेगमेंट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर का सर्कुलर सेगमेंट है, 10 centimeter, subtend angle 60 degree at the center. A current of 9 ampere is flowing through it. The magnitude and direction of the magnetic field at O. इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार खंड इसके केंद्र से पर 60 डिग्री के कोण पर अंतरित है। इसके 9 एम्पियर की धारा बह रही है। O पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा। यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा बतानी। तो अगर हम स्ट्रेट वायर से देखें तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, इस स्ट्रेट वायर से देखें तो 0 हो जाएगी। इस लूप के कारण इंटेंसिटी होगी, लूप के कारण क्या इंटेंसिटी होगी बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई एंगल टाइम्स, एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 को लिख सकते हैं पाई बाय 3 आई बाय आर, और आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटी को लिख दो 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू जाएगी 10 टू द पावर -7, ये हो जाएगा पाई बाय 3, करंट है 9 एम्पियर बाय 1 माइनस 2, तो ये जाएगा -1। ठीक है, 10 इनवर्स, तो इससे भी अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा -7 -1 -8 हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 3 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक, 3 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो अगर आप इसे 3 पाई को सॉल्व करते हो तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3 टाइम्स 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 से मनीष सर आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो होपफुली आप लोगों ने पेपर अच्छा किया, अभी तक के सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो बच्चों, तो 30 क्वेश्चन तक आप लोग देख ही चुके हो, तो अब यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अ सिलेंडर ऑफ मास m हैज द लेंथ l दैट इज द √3 टाइम्स ऑफ द रेडियस r. What is the ratio of moment of inertia about its own axis and about an axis passing through its center and perpendicular to its axis? चलिए, तो अब देखो इसमें क्या कहना क्या चाह रहा है कि मान लो एक हमारा सिलेंडर है ये इस तरह से, तो हमें जो इसमें दे रखा है कि जो इसकी लेंथ है वो √3 टाइम्स है यहाँ पे इसकी रेडियस की। तो हमने यहाँ पे दो एक्सिस बना लिए, तो इस एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं I1 और इस एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं I2। तो इसने I1 और I2 का रेशियो पूछा है। तो चलिए भैया, हम जानते हैं, अगर मैं बात करूं I1 की, तो I1 क्या होता है, हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर की, तो इट इज mr²/2। एंड व्हाट अबाउट द I2, अगर मैं इसके अबाउट निकालते तो ये एक रोड की तरह भी बिहेव कर रहा है एज वेल एज सिलेंडर, तो ये कितना हो जाता है इसका mr²/4 प्लस ml²/12। तो अगर मैं बात करूं इसकी L की जगह हम √3r रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटो mr²/4 प्लस m √3r का होल स्क्वायर, इट इज 3r² डिवाइडेड बाय 12, 3 1 जा 3 4 जा, तो इट इज mr²/2 mr²/4 प्लस mr²/4। अब दोनों mr²/2 है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे I1 अपॉन I2, तो कितना हो जाएगा ये mr²/2 अपॉन mr²/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे कोई 1 ऑप्शन है तो वही करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन आ गया आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो ये क्या बोल रहा है, ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन इट्स
flowed in liquid with 4/5 of its volume submerged in the water, जो भी है। तो यहाँ पर relative density of the wood is 0.8. What is the density of the liquid at units? ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि हम जानते हैं ये, आपने ये जैसे मान लो सपोज कीजिए एक ब्लॉक ले लिया हमारा, इसको आपने पानी में डुबो दिया, तो इस पे ऊपर की ओर तो एक बांसिक फोर्स लग जाता है और नीचे जो लगेगा भैया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब ये मान लो इतना वॉल्यूम जो है ये डूबा हुआ है, तो इसको अपन वी इन मान लेते हैं। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होंगे, तो हम बस कर देते भैया। तो बायोसिक फोर्स शुड बी इक्वल टू mg। बायोसिक फोर्स कितना हो, किसे बोलते हैं? मान लो लिक्विड की डेंसिटी हम रो ले लेते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी हम सिग्मा ले लेते हैं। तो यहाँ पे बायोसिक फोर्स कितना हो गया? रो वी इन जी, और इसको हम लिख सकते हैं भैया सिग्मा वी जी। सिग्मा वी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को मास बोलते हैं अपन लोग, जी से जी कैंसिल आउट। और यहाँ पे ये बोल रहा हमारा जो वी इन जो है इट इज द 4/5 ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो सिग्मा वी से वी कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे कितना? रो 4/5 इज इक्वल टू सिग्मा। देखो अगर ये तो 5/4 इंटू सिग्मा हो जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू दे रखी है इस बंदे ने इट इज 0.8, तो कितना हो गया बेटो? ये 4 2 जा तो ये आपका आ गया 1, लेकिन ये आया आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है या फिर जो हम बात करें डेंसिटी इन द ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दोनों सेम होता है। तो अब यहां से इसको अगर हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखे तो ये कितना हो जाता है आपका? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कहीं पर भी अगर ये वाला ऑप्शन है तो इट इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या कौन सा आंसर है अपना राइट वाला? 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ पे एक बेसिक इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन लगाई है हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है ये, assume that the junction diode is ideal in the circuit shown in the figure, the current through the diode is। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाला जो है अपना ये भी 0 वोल्ट पे और इधर ये भी 0 वोल्ट पे। अब दोनों टर्मिनल्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो इसमें जो फ्लो होने वाली करंट कितना आ गया? क्योंकि अगर हमें करंट फ्लो करवाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना मस्ट है। अब यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा करंट? 0। यहाँ पे कहीं पे 0 ऑप्शन है तो वो करेक्ट है भैया, तो इसका आ जाएगा आपका ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी बेसिक सवाल था। अगला प्रॉब्लम, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द ए एंड डी नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो अब देखो कितना सिंपल सा सवाल है, ए और डी दो पॉइंट गिवन है, इनके बीच में हमें निकालना है। अब देखो ये दोनों 200 सीरीज है, सीरीज में तो क्या कैसे भैया C/2 हो जाता है अगर मान लो दो कैपेसिटर है, तो ये 200/2 तो कितना हो जाएगा? ये 100 माइक्रोफेरेड, इन दोनों का 100, और फिर 100 के साथ ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? 100 के साथ ये वाला जो है हमारा पैरेलल, तो 100 और 100 मिलके ये आपस में जुड़ जाते हैं, आपको पता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 100 + 100 200, तो इन दोनों को मिला के तो ये कितना हो गया आपका ओवरऑल? 200, और 200 के साथ ये 100 जो है ये 100 है, ये वापस क्या हो गया? आप सीरीज में हो गए। तो अब अपना यहाँ पे ये दोनों मिला के 200 और साथ में ये 100 यहाँ पे इसके साथ सीरीज में, तो अब ये दोनों कैसे सीरीज में हो गए? 100 और 200। तो अब इसका कैसे निकालेंगे? हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट, इट इज 1/200 + 1/100। यहां से हम 200 एलसीएम ले लेते हैं, तो इट इज 3, तो 1/C इक्विवेलेंट, तो आपका C इक्विवेलेंट आना चाहिए इट इज 200 / 3 माइक्रोफेरेड। तो कहीं पर अगर ऐसा है तो वही करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये आसान है, पहले सीरीज में था, फिर इसके साथ ये पैरेलल हो गया, और फिर ओवरऑल जो आया इससे ये इसके साथ सीरीज में हो गया। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यहां में बोल रहा है इन द टिपिकल ट्रांजिस्टर द एमीटर करंट आईसी। देखो यार आपने पढ़ा होगा कि कभी भी अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, जो कैसा दिखता है कुछ इस तरह से, इसमें आपको इमीटर बेस कलेक्टर हम पढ़ते हैं, इमीटर बेस कलेक्टर। तो यहां पर जो इमीटर और कलेक्टर होता है इसमें जो करंट होता है हमारा आई एमीटर एंड आई कलेक्टर, ये होता है ये इन मिली एम्पियर होता है, और जो हमारा करंट इन द बेस होता है ये बहुत ही पतला होता है। इसका अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई या विड्थ बहुत छोटी होती है, तो इसमें जो करंट होता है वो एक्चुअली होता है हमारा इन माइक्रो एम्पियर। तो आपका यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ हो तो वो करेक्ट है। तो देखिए जरा फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है द करंट द एमीटर करंट आईसी एंड द कलेक्टर करंट आर इन माइक्रो एम्पियर, गलत है, मिली में होता है। अगला बोल रहा है आईसी एंड
आईसी जो भी आई एंड आईसी आर अ फ्यू मिली एम्पियर्स एंड आईबी इन माइक्रो एम्पियर। तो इसका राइट आंसर आना चाहिए अपना ये, क्योंकि हमारा जो एमीटर और कलेक्टर करंट है वो तो मिली एम्पियर में होता है और जो बेस करंट है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी बेसिक सवाल था। अगला प्रॉब्लम, हाउ मच एनर्जी इन द जूल मस्ट बी supplied to a 14 gram of the nitrogen at the room temperature to raise its temperature 40 degree Celsius, constant pressure, molar mass of the 28 as the gas constant। ठीक, तो हम जानते हैं भैया हीट सप्लाई का इन जनरल फार्मूला डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा एनसीपी डेल्टा टी। अगर हम यहाँ पे मोल्स की बात करें तो उस निकालने का सिंपल सा फंडा है मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे मास कितना दे रखा है इस बंदे ने 14 और ये दे रखा है 28, तो इसका कितने मोल हो गए हमारे हाफ मोल, बस वैल्यूज रख देते हैं 1/2। एंड व्हाट अबाउट द सीपी, सीपी कैसे निकालते हैं, सीपी सीवी आता होगा सभी को F/2R और इसे निकालते हैं F/2 + 1R। और बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कौन से गैस की, नाइट्रोजन की। तो ये एक्चुअली डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। तो हम यहाँ पे सीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सीपी कितना आ जाएगा बेटो आपका यहाँ पे 5/2 + 1R, तो इट इज 7/2R। बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 7/2R इंटू टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है भैया 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, यस 2 × 1 = 4 10, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 70R। देखो जरा कहीं पर 70R है क्या, यस, तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम बोल रहा है ये 3 रोड्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल। देखो सेम मटेरियल तो रेजिस्टेंस भी सेम ही होगा, सेम क्रॉस सेक्शन है, हाँ तो और सारी चीज सेम ही है, तो रेजिस्टिविटी भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, सेम लेंथ है, सब कुछ लेफ्ट राइट केप्ट 0 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन विल बी। ठीक है, ये तो बेसिक सवाल है, आप किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ते हो। देखो अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा। तो मान लो हमने यहाँ पे 3 करंट निकाल दी H1 H2 एंड H3, तो हम किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या बोलते हैं कि जो करंट का जो सम होता है किसी जंक्शन पे वो होता है 0। तो इसका मान लो हमने टेम्परेचर x मान लिया, तो कैसे निकालेंगे बेटो, यहाँ का अगर हम करंट बात करें तो H1, तो हम यहाँ पे चलो इसको जोड़ देते हैं H1 + H2 + H3 = 0 आना चाहिए टोटल सम। तो ये कितना हो जाएगा, टेम्परेचर करंट निकालना सबको पता है ये कि टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा x - 0 डिवाइडेड बाय r, x - 90 डिवाइडेड बाय r प्लस x - 90 डिवाइडेड बाय r, टोटल क्या हो गया 0। इसमें से इसको डालिए, ठीक, r तो यहाँ से कॉमन लेके चला जाएगा उधर, तो ये हो गया 3x - 180 0, तो x = आ जाएगा आपका 60 डिग्री सेल्सियस है कहीं पर, यस, तो करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक, समझ में आ गया होगा ये भी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 120 केल्विन टू 480 केल्विन। ठीक है, इफ द 120 केल्विन इज रूट मीन स्क्वायर of the speed of the gas molecule is v, then what will be the speed at the 480 Kelvin। ठीक है, तो आप जानते हो कि VRMS जो हमने पढ़ा है क्या होता है ये 3RT/m। देखो बाकी सारी चीज सेम है, खाली टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो VRMS है इट इज द प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक, तो मान लो इसे V1 V2 मान लेते हैं, तो अपन V2/V1 को अपन ऐसा लिख सकते हैं √T2/T1, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए V2 निकाल लेते हैं। V1 दे रखा है V, टेम्परेचर कितना दे रखा है भैया V2, सॉरी T2 कितना दे रखा है 480 और ये दे रखा है 120, तो ये √4 को 2 लिख सकते हैं अपन, तो V2 आना चाहिए 2V। वेयर इज द राइट आंसर, तो सो इट्स B। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। Which one of the following phenomena gives the evidence of the molecular structure। देखो एक्चुअली आप मोलिकुलर स्ट्रक्चर को नापने के बहुत सारे मेजरमेंट, आप डिफ्यूजन, ब्राउनी मोशन, आप हर तरीके से आप मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं। जैसे अगर कोई पार्टिकल ब्राउनी मोशन कर रहा है तो हम एक्चुअली उसकी मोशन को प्रेडिक्ट करके हम समझ सकते हैं कि ये पार्टिकल का रियल में नेचर कैसा है। ठीक, तो ब्राउनियन मूवमेंट भी होता है, डिफ्यूजन से भी निकाल सकते हैं। डिफ्यूज अगर मान लो आप किसी चीज से, मान लो एक टायर या ट्यूब में आपने कुछ पानी भरना है, उसको एक पिन अपन ऐसे उसमें एक छोटा होल कर देते हैं, तो अलग अलग मैटर जो है वो अलग अलग तरीके से क्या डिफ्यूज होता है। ये भी सही, इवेपोराइजेशन ये भी सही है। तो इसमें मेरे ख्याल से जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो एबीसी तीनों को मिला के यहाँ पे और आले, तो यहाँ पे जो कितना है ऑल ऑफ द अबव, सिंपल सा है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40।
क्या बोल रहा है ये बंदा इसमें, कैलकुलेट द, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपना कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला आप जानते हो सीओ, तो ये अगर बात करें तो ये हमारा जो है बायोटोमिक गैस है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5। ठीक, अराउंड द क्लोज साइकिल, विच ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस है अपनी, ये वाली जो बी से सी तक जो जाएगी ये तो आइसोथर्मल है। ठीक है, बाकी भी हम समझ सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर है तो ये आइसोबारिक, ठीक, और यहाँ पे ये हो गया आपका आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, द गैस एब्जॉर्ब 7000 जूल हीट shown in the figure. The gas, the temperature increased from 300 to 1000, 300 Kelvin to 1000 Kelvin going to A to B। ठीक है, तो अब देखो ये A पर यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 1000, अब ये आइसोथर्मल है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1000 ही होगा। ठीक, अब आगे क्या कहना चाह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ हीट एजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस सी ए, तो सी से ए में कितनी हीट जो है इसने वो की है, तो बस निकाल सकते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे क्या है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर हम बात करें तो हीट, इसे डेल्टा Q1 बोल देता हूं मैं, तो क्या पढ़ते हैं अपन इसे, NCV डेल्टा T, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसे NCV को हम F/2R लिख सकते हैं, आप अभी मैंने लिखवाया था ये डेल्टा Q1। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें एफ पे मोनोएटमिक गैस है तो एफ ही रहना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे लिख भी सकते हैं एन, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 5/2R, और डेल्टा टी देख लेते हैं अपन, और डेल्टा Q1 कितना दे रखा है इसने, इसने जो हीट यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है 7000। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जगह आप चाहे तो डेल्टा Q1 की जगह 7000 रख देते हैं। डेल्टा टी कितना डिफरेंस आ रहा है बेटो, तो 1000 माइनस 300, तो ये आ गया आपका 700। तो कितना हो गया ये 700 बन जा, तो ये 10 हो गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ से एनआर की जो वैल्यू आ गई 2 2 जा 4, ये आ गई। अब अपने को इसमें हीट पूछा है बंदे ने, निकाल लेते हैं इसमें क्या है, अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसको डेल्टा Q2, तो इसे अपन एनसीपी डेल्टा टी बोलते हैं, याद होगा सबको, हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज इन द आइसोकोरिक प्रोसेस विल बी एनसीपी डेल्टा टी, एंड इन द केस ऑफ द आइसोबारिक इट्स एनसीपी डेल्टा टी। सो डेल्टा Q2 अपने को निकालना है, एनसीपी को क्या लिख सकते हैं बेटो, F/2 + 1 R डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस जो है, यहाँ पे हायर से लोअर जा रहा है, मतलब इसने इजेक्ट किए, तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा वो तो 700 के आएगा, तो डेल्टा Q2 इज इक्वल टू एन, F5 रख देते हैं यहाँ पे, तो 5/2 + 1 इट इज 7/2 R इंटू डेल्टा टी कितना बेटो 700। तो यार एनआर की वैल्यू अपनी कितनी आई यहाँ पे 4, तो रख देते हैं, तो एनआर की वैल्यू यहां से निकाल के मैंने 4 रख दी, इंटू 7/2 इंटू 700, 2 1 जा 2 2, 749 49 2 जा 90, तो 9800 जूल आना चाहिए इसका आंसर आपका। देख लेते हैं कहीं पर है क्या ऑप्शन, अच्छा ये करेक्ट आंसर है 9800। ठीक, इजी था, बस कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बोल रहा है पार्टिकल ऑफ द चार्ज Q and the mass m released from the origin with the velocity v a I cap in the uniform magnetic field in the z axis b k cap। ठीक, the particle will cross the x axis, y coordinate is। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है यार, समझना मेरी बात को। यहाँ पे ऐसा है, इसको हम x बोल देते हैं, इसको अपन y बोल देते हैं, इसको z बोल देते हैं। तो ये पार्टिकल जो है इधर जा रहा है, मान लो अभी इनिशियली a से, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर है अपनी, यहाँ पे इसने बी बोल रखा है, ये बी के कैप। ठीक, और ये इसका वेलोसिटी इधर। तो हम जानते हैं राइट हैंड रूल से कि राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर मान लो अपने को वेलोसिटी को और अपन ये फिंगर स्ट्रक्चर टर्न कर देते बी की ओर, तो बी क्या है यहाँ पे बाहर की ओर है, ये खैर अपन इस एक्सिस को ना, लेकिन सही मायने में ये एक्सिस ये इस डायरेक्शन में, ठीक बाहर की ओर, तो हम इसको ऐसे घुमाते तो थंब कहाँ वो करता है नीचे की ओर, तो पार्टिकल हमारा किधर जाने की कोशिश करेगा, ऐसे नीचे। तो ये ऐसा बना लेगा भैया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कैसा, अगर एक परपेंडिकुलर अगर एंटर करता है तो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करने लग जाता है। तो अब ये इस तरह यहां से एंटर किया तो इस तरह से यहाँ पे जाके यहाँ से बाहर, तो अपने को ये निकालना कि ये वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये क्या है। अच्छा, तो यार ये क्या होगा, एक तो नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो ये अगर हम बात करें वाई को अपन ये लिख सकते हैं, ये जो इसके डायमीटर के बराबर होगा तो 2r, लेकिन नेगेटिव में तो माइनस लगा देते हैं, तो रेडियस आप जानते हो क्या होता है mb/qb, बस वैल्यू रख देते हैं, तो r m b कितना दे रखा है भैया a, क्योंकि इसकी स्पीड में कोई चेंज ना होता है, q दे रखा है, b जो दे रखा है स्मॉल b, बस रख देते हैं, तो y आ जाएगा -2ma/qb। कहीं पर अगर ऐसा
आंसर है तो वो करेक्ट है, तो माइनस जरूर लगा, यस ये वाला, ठीक, तो ये करेक्ट आंसर है। ये ध्यान रखना प्लस माइनस दोनों की बने, लेकिन ये जाएगा कहाँ, नेगेटिव में, ठीक, क्योंकि फोर्स ऐसे घुमा दिया तो थंब कहाँ नीचे डाउनवर्ड है, तो ये नीचे की ओर फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियस इज नॉट पॉसिबल। देखो यार, सबसे पहले अगर मान लो कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी तो बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं 12 और 12, 24 आना चाहिए, तो ये भी 20 और 4 24, तो ये तो बैलेंस्ड है। ये 9 और 1 10, 6 4 10, ये भी सही है। 11 1 12, 9 4 13, तो ये गलत है। 7 4 11 और ये भी 11, ये भी। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जो कि देखो नोट लिखा है यहाँ पे, नोट, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस होना मस्ट है, ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ अ गैस हैज f डिग्री ऑफ फ्रीडम Cp बाई Cv। देखो Cp बाई Cv की अगर मैं बात करूं तो Cp बाई Cv जिसे हम गामा बोलते हैं, इसको अपन ऐसे निकले हैं 1 प्लस 2 बाई एफ। ये तो बेसिक फार्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट क्लास में कराया जाता है डायरेक्ट फार्मूला। तो कितना आएगा इसका, 1 प्लस 2 बाई एफ, ठीक। करते हैं, यहां बोल रहा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम एज दैट ऑफ द फोटोन इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 50% स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। वेलोसिटी दे रखा है 50%, बोले तो c अगर इसकी बात है 50% c/2 हो गया। इस बार लाइट द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अपने को एनर्जी ऑफ द फोटोन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यार देखो सिंपल सवाल है, तो इससे तो अपन क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाले अपन, तो आपने ये पढ़ा होगा कि h बाई लेमडा को वेवलेंथ सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे लेमडा लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें भी लेमडा है और दोनों की वेवलेंथ सेम है, जैसा कि गिवन है यहाँ पे पहली लाइन में, ठीक। अब h बाई लेमडा इसे अपन एम भी लिखते हैं बेटे, तो एक v से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर इधर भी कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर, एम एच वी, ये भी है म्यू मत समझ लेना आप, ठीक है, एच वी डिवाइडेड बाई लेमडा। अब मैं 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी 1/2 से, तो ये क्या काइनेटिक एनर्जी आपकी फोटो अपनी इलेक्ट्रॉन की, तो ये कितना हो गया आपका h/2 लेमडा। अच्छा वेलोसिटी की बात करूं तो वो क्या c/2 है बेटो, तो c/2, तो यहां से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया आपका sc/4 लेमडा, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज sc/4 लेमडा। sc बाई लेमडा से sc बाई लेमडा कैंसिल, ये 4 चला गया ऊपर, तो आपका यार एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी 4:1। कहीं पे है ऑप्शन, यस, तो डी इज द करेक्ट वन, ठीक। एंड द लास्ट प्रॉब्लम, it is refer to the circuit shown in the figure, what input x y so produce the। देखो ये भी बड़ा ही सिंपल सवाल है, चलो यहां से शुरू करते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने x को यहाँ पे रख दिया 1 और y को कर दिया 0, तो देखो यार ये जो 1 जो है ये नोट है, तो नोट क्या कर देगा 1 का 0, ये बार कर देता, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक। ऐसे ही ये भाई ये 0 गया तो ये भी क्या हो गया 0, ऐसे ही यहाँ से 1 गया तो 1 मिला इसको, ये 0 0 को ये नोट वापस क्या कर देगा 1। अब समझना मेरी बात को, ये 0 0 है तो इसका सम करता है तो ये तो कितना आ जाता है 0। ये 1 1 को क्या, अगर एंड होता तो मल्टीप्लाई करता, तो 1 1 का मल्टीप्लाई होता है 1, लेकिन यहाँ पे नेंड है ये, तो क्या आएगा इसका भी 0। अब ये देखो 0 0 को ये अगर ये और होता तो ये क्या करता है, ऐड करता, 0 0 का क्या हो जाता है, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, लेकिन ये नोर है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1। तो ये बोल रहा है कि किसमें आपको मैक्सिमम मिलेगा आउटपुट, तो ये इसी में मिल जाएगा और क्या। बाकी आप किसी को भी रख के देख लो, कोई भी रैंडम यहाँ पे इसके अलावा कोई नहीं आ रहा होगा, जैसे 1 1 और 1 1 रखेंगे तो ये भी 1 ये भी 1, तो 1 का 0 ये 1 0 1 को ऐड करके यहाँ पे 1 आएगा। ऐसे यहाँ पे ये 1 और ये 1 का 0 1 0 का मल्टीप्लाई करके एक्चुअली ये 0 देता है, लेकिन फिर ये 1 1 1 को अगर ये ऐड करके 1 आएगा, लेकिन 1 का ये नोट है तो फिर वापस क्या आएगा 0। तो सिंपल सा है, तो इसमें ये राइट आंसर है। तो चलिए यहीं पे हो जाता है आपका ये पेपर का दी एंड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।